Class 8 Geography, Chapter 6 Human Resources. Human beings are the important resource for the nation. अगर ह्यूमन बीइंग अच्छा है, हेल्दी है, एजुकेटेड है तो वो अपनी कंट्री के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है. अगर ह्यूमन काफ़ी एजुकेटेड हैं, हेल्दी हैं तो वो अपने कंट्री को जल्दी डेवलप कर सकते हैं. कोई भी चीज़ तभी रिसोर्स बनती है व्हेन पीपल नो हाउ टू यूज़ इट. अगर उन्हें नहीं पता कि किसी चीज़ को कैसे यूज़ करना है तो वो रिसोर्स नहीं कहलाता. तो अगर वहाँ के लोग एजुकेटेड हैं, उन्हें पता है कि किसी भी चीज़ का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, तभी वो सब सामान जो है जो कि उनके डिमांड्स को, उनके डिज़ायर्स को फुलफ़िल करता है, तो वो रिसोर्स कहलाता है. उसी प्रकार अगर किसी कंट्री का जो ह्यूमन है वो हेल्दी है, एजुकेटेड है, तो वो कंट्री जल्दी डेवलप करेगी. अगर वहाँ के लोग जो हैं वो हेल्दी नहीं रहते, हमेशा बीमार पड़ते रहते हैं, एजुकेटेड नहीं हैं, मोटिवेटेड नहीं हैं, तो फिर इस केस में वो कंट्री बहुत ही कम या फिर हो सकता है वो डेवलप ही ना करे. नेक्स्ट आवर टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ population. Mainly population distribution, it means the way in which people are spread across the earth's surface is known as the pattern of population distribution. You can say here in this world map how the people are spread everywhere in this world map. लोग जैसे फैले रहते हैं अलग अलग स्थानों पे पूरे वर्ल्ड में, जैसे फैले हैं, उसे हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. कहीं पर हो सकता है लोग बहुत ज़्यादा हों, कहीं पर बहुत कम हों, तो ऐसा भी हो सकता है. लेट्स सी द फर्स्ट वन, दैट इज़ डेंसली पॉपुलेटेड. तो वो एरिया जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा संख्या में रहते हैं. मेनली आप देख सकते हैं कुछ पोर्शन ऑफ यूरोप है विच इज शोन इन दिस मैप विद द रेड कलर. नेक्स्ट सम पोर्शन ऑफ चाइना, या ऑफ कोर्स इंडिया इज देयर. So mainly these are the areas where people are densely populated. तो बहुत ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पर सेटल्ड हैं. नेक्स्ट वी हैव मॉडरेटली पॉपुलेटेड. तो वैसे स्थान जहाँ पर लोग हैं लेकिन डेंसली पॉपुलेटेड नहीं हैं, थोड़े कम हैं, लेकिन वहाँ पे पॉपुलेशन है. तो मेनली आपका जो एरिया है वो एशिया का, रेस्ट ऑफ द प्लेसेस जो है वो इसके अंतर्गत आता है. अफ्रीका भी है, साउथ अमेरिका का लिटिल बिट पोर्शन, ब्राज़ील और पेरू के पास वाला. इसके अलावा आपका यूएसए का पोर्शन इसके अंतर्गत आता है. लेट्स वी हैव स्पार्सली पॉपुलेटेड, मतलब जहाँ लोग बहुत कम नहीं के बराबर रहते हैं. तो मेनली ये जो पोर्शन है वो है मेनली डेजर्ट एरिया हैज़, लाइक अफ्रीका में सहारा डेजर्ट एरिया जो है वो पूरा का पूरा स्पार्सली पॉपुलेटेड है, लोग वहाँ बहुत कम रहते हैं. इसके अलावा कनाडा और जो पोलर रीजन्स हैं जहाँ पे बहुत अधिक ठंडी पड़ती है, साइबेरियन रीजन, वो पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो स्पार्सली पॉपुलेटेड, जहाँ लोग बहुत कम या नहीं के बराबर रहते हैं. तो ऐसा बहुत सारा एरिया है जहाँ बहुत अधिक लोग रहते हैं, और बहुत सारा ऐसा भी एरिया है जहाँ बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज पॉपुलेशन डेंसिटी. Population density means number of people living in a per square kilometer. तो एक पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने सारे लोग उसमें रहते हैं, दिस ऑल आर द पीपल्स रिजेंबलिंग. तो कितने लोग वहाँ पर रहते हैं वो उसका पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करें तो एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर. अगर वही हम वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में काफ़ी बड़ा एरिया है, तो उसमें जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बस 51 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है, क्योंकि वहाँ पे जो लैंड सर्फेस है वो काफ़ी बड़ा हो गया. वही इंडिया का लैंड सर्फेस उसके कंपेरेटिवली छोटा है, तो इसलिए वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, दैट इज़ 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर. अगर हम पर्टिकुलर स्टेट की बात करें तो इंडिया में जो हाईएस्ट डेंसिटी है वो है बिहार का, और सबसे कम जो डेंसिटी है दैट इज़ इन अरुणाचल प्रदेश. लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. तो क्या फैक्टर है, लोग एक स्थान पे ज़्यादा और एक स्थान पे कम क्यों हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग देम. सो जो मेन रीज़न है, पहला है फिजिकल फैक्टर्स, उसके अंतर्गत है क्लाइमेट. कहीं पर क्लाइमेट जो है वो एक्सट्रीमली कोल्ड है, कहीं पर एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट है, तो उस स्थानों पर लोग रहना नहीं पसंद करते हैं. सो पीपल यूजली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट that are very hot or very cold. For example, like Sahara Desert or polar regions.
लाइक रशिया, कनाडा एंड अंटार्कटिका। तो इस स्थानों पर लोग नहीं रहते हैं, लोग वहीं रहते हैं जहाँ क्लाइमेट मॉडरेट है। नेक्स्ट वी हैव रिलीफ. Relief means that land surface, topography. It means that people prefer that area where they having suitable land surface for doing farming. तो जहाँ पर लैंड सरफेस जो है वो बहुत ही फर्टाइल है, प्लेन है, वहाँ लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं. जहाँ पर रिलीफ जो है वो माउंटेन एरियाज़ है, हिमालय है, एल्प्स है, तो उन सारे एरियाज़ में स्पार्सली पॉपुलेटेड होगा जहाँ लोग बहुत कम रहते हैं. नेक्स्ट वी हैव सॉइल फर्टिलिटी. अगर सॉइल जो है वो फर्टाइल है तो लोग ज़्यादा रहेंगे क्योंकि वो ईजिली एग्रीकल्चर कर सकते हैं, अपनी सुइटेबल की चीज़ें वहाँ पे बिल्डिंग्स बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो लैंड सरफेस है वो पूरा का पूरा इंडिया में फर्टाइल रीजन है, तो इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है. अगर वही बात करें कुछ डिफरेंट एरियाज़ की जहाँ पे लैंड फर्टाइल नहीं है, जैसे डेजर्ट एरिया जहाँ सिर्फ और सिर्फ सैंड है, वहाँ लोग रहना पसंद नहीं करते. नेक्स्ट वी हैव मिनरल्स, रिसोर्सेज. जहाँ पर ज़्यादा होती है लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं. जैसे साउथ अफ्रीका में डायमंड माइंस है तो वहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं. एंड कुछ एरियाज़ ऐसा है जहाँ मिनरल्स नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, वहाँ भी लोग रहना वहाँ पसंद नहीं करते. नेक्स्ट वी हैव ह्यूमन फैक्टर्स. ह्यूमन फैक्टर्स में क्या हो गया, पहला है हमारा सोशल और वी कैन से एसेसिबिलिटी. तो ईजिली जहाँ हर चीज़ अवेलेबल हो, वहाँ पे बेटर हाउसिंग हो, एजुकेशन हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, तो वहाँ लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे. जहाँ से आना जाने की सुविधा हो, तो हर चीज़ एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट सारी सुविधाएं हों, वहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे. नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिक. इकोनॉमिक मीन्स इंडस्ट्रियल एरियाज हो जहाँ लोगों को जॉब मिले, एम्प्लॉयमेंट हो, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू दीज areas as like Osaka in Japan, or if we are talking about India, so Mumbai region. So mainly people move towards this area for searching for their jobs. Next we have services. जहाँ लोगों को ज़्यादा सर्विसेज मिलती हैं, ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं, वहाँ पर लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं. इसके अलावा कल्चरल रीजन भी है, वो रीजन जहाँ पे लोग रीजनल या कल्चरल सिग्निफिकेंस के कारण अट्रैक्ट होते हैं. फॉर एग्जांपल वाराणसी, जेरूसलम, वैटिकन सिटी, यहाँ पर भी पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगा. नेक्स्ट वी हैव टेक्नोलॉजी. जहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है वहाँ लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं. So you had seen this world map. According to this, how people are distributed in all over the world. Next we have population change, or we can say population growth. So according to this year, you can see how this population graph is increasing. So how in the year of 1960, that was near 2 and 3 between that, then how it started increasing until the year of 2020, 30 is still increasing. So it means that the population of this world is still increasing and it is continuous. So what is this population growth? The world's population is growing rapidly, that we had seen in this graph. Next, the population of the world is growing at an exponential rate. It's growing faster and faster. तो ये जो population है वो बहुत ही स्पीड से सिर्फ और सिर्फ बढ़ रहा है पूरे वर्ल्ड में. There are two things that affect the population size of the world. मेनली जो दो रीज़न हैं जिसके कारण कहीं का भी पॉपुलेशन साइज जो है वो बढ़ता है और घटता है. वो दो रीज़न क्या है? फर्स्ट, बर्थ रेट. बर्थ रेट इट मीन्स द नंबर ऑफ लाइफ बेबीज बॉर्न पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन पर ईयर. तो 1000 लोगों में जितने बच्चे ने जन्म लिया उनको हम बर्थ रेट कहते हैं. तो जितने सारे जीवित बच्चों ने जन्म लिया है 1000 लोगों के अंतर्गत एक साल में, उसे हम बर्थ रेट कहते हैं. तो एक साल के अंतर्गत 1000 लोगों में जितने नए लाइफ बर्थ्स हुए हैं उसे हम बर्थ रेट कहते हैं. नेक्स्ट वी हैव डेथ रेट. सो डेथ रेट द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन पर ईयर. तो इट मीन्स दैट एक साल के अंतर्गत 1000 लोगों में कितने लोग मरे हैं उन्हें हम डेथ रेट कहते हैं. तो मेनली ये दोनों इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन को बढ़ाने या घटाने के लिए. When the birth rate is higher than the death rate, more people are being born than are dying. So the population grows. This is called natural increase. जब बर्थ रेट काफ़ी ज़्यादा रहता है कंपेरेटिवली द डेथ रेट, तो जहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा है और डेथ रेट कम है, उसके कारण जो पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ता है उसे हम नेचुरल इंक्रीज़ कहते हैं.
Next we have when the death rate is higher than the birth rate, it is called the natural decrease. So जब birth rate कम रहता है कंपेरेटिवली द डेथ रेट, जहाँ लोग ज़्यादा मरते हैं और कम बच्चे जन्म लेते हैं, उसे हम नेचुरल डिक्रीज कहते हैं. As you can see under this graph, so the first one they are showing you that where the birth rate is higher, जहाँ ज़्यादा बच्चों ने जन्म लिया है और काफ़ी कम लोग मरे हैं. So this portion shows the natural increase, क्योंकि ज़्यादा बच्चों ने जन्म लिया है और बहुत कम लोग मरे हैं. Next we have where जितने लोगों ने जन्म लिया उतने ही लोग मरे हैं, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट ये बैलेंस हो जाता है. एंड थर्ड वी हैव जहाँ लोगों ने बहुत ज़्यादा जन्म लिया है और जहाँ बर्थ रेट बहुत कम है, बहुत कम बच्चों ने जन्म लिया है और डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, जहाँ बहुत सारे लोग मरे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल डिक्रीज. क्योंकि यहाँ बर्थ रेट बहुत कम है और डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, तो इस केस में ये नेचुरल डिक्रीज हुआ, जहाँ की कंट्री का पॉपुलेशन जो है वो घट रहा है. For population change, first we had seen birth rate and death rate, that is the reason for population change in any country. And the third important reason, that is migration. Migration means when people move from one place to different place. So the movement of people from one place to another, that known as migration. Migration are two different types. So the first one is immigration. Immigration is when someone leaves a country. जब लोग किसी कारणवश अपनी कंट्री छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, उसे हम इमिग्रेशन कहते हैं या फिर आउट माइग्रेशन कहते हैं. मेनली ये ऐसा कहाँ होता है, किसी डेजर्ट एरिया में, जैसे सूडान से लोग छोड़ करके किसी और डेवलप कंट्रीज़ में मूव करते हैं, तो इसे हम इमिग्रेशन कहते हैं. जब आप किसी कंट्री को छोड़ करके कहीं और जा करके सेटल होते हैं, तो छोड़ना जो है वो इमिग्रेशन के अंतर्गत आता है. व्हेन समवन लीव्स अ कंट्री, दैट नोन एज आउट माइग्रेशन और इमिग्रेशन. नेक्स्ट वी हैव इमिग्रेशन. इट मीन्स व्हेन समवन एंटर्स अ कंट्री. तो जब कोई आपकी कंट्री में आता है, उसे हम इमिग्रेशन कहते हैं. लोग कहाँ जाना पसंद करते हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, फॉर सर्चिंग फॉर देयर जॉब्स. लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लोग जाना पसंद करते हैं हमारी कंट्री से, या फिर ऑस्ट्रेलिया में. तो जो लोग जा रहे हैं, या फिर कनाडा में, तो लोग जो जा रहे हैं वहाँ पे लोग आ रहे हैं, तो वो जो आना होता है उसे हम इमिग्रेशन कहते हैं. सो व्हेन समवन एंटर्स अ कंट्री, when a people enters a new country, that known as immigration. immigration में क्या होता है, in migration भी इसे कहा जाता है, क्योंकि उसमें हम लोग enter कर रहे हैं. so that known as immigration. mainly the reasons for migration can be economic, social, political और environmental. इसके अलावा मेनली जो माइग्रेशन है यूजली इन्वॉल्व्स पुश एंड पुल फैक्टर. ये मेनली रूरल एरियाज़ में देखने को मिलता है, रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में. जैसे रूरल एरियाज़ में डेवलपमेंट कम रहता है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो पीपल फोर्सफुली उन्हें पुश किया जाता है कि वो एरिया छोड़ दें. मतलब वो फोर्सफुली वो छोड़ देते हैं उस एरिया को, जिसे हम पुश फैक्टर कहते हैं. और पुल फैक्टर वहाँ वो अट्रैक्ट होते हैं इन अर्बन एरियाज़, जहाँ उन्हें एक बेटर एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उन्हें अच्छा एसेसिबिलिटी मिलता है, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, इसलिए लोग वहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं, तो वे पुल फैक्टर्स कहा जाता है. मेनली ये इंडिया में देखने को मिलेगा, इसलिए लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ की तरफ मूव करते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ पुश फैक्टर्स लाइक नॉट बीइंग एबल टू फाइंड अ जॉब, जहाँ लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है, पुअर लिविंग कंडीशंस रहता है, या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर होता है जिसके कारण लोग पुश होते हैं, लोग फोर्सफुली उस एरिया को छोड़ देने के लिए मजबूर हो जाते हैं और वो छोड़कर चले जाते हैं. इसे हम पुश फैक्टर्स कहते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल्स ऑफ पुल फैक्टर, जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग रहता है, वहाँ लोग अट्रैक्ट होते हैं और वो वहाँ जा कर के सेटल हो जाते हैं. पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज. ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज़ में पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो हाई है, बट कंपेरेटिवली किसी किसी कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है. Some countries like Kenya have high population growth rates. तो वहाँ पे जो population है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है? Because they have both high birth rates and death rates. वहाँ जितने लोग जन्म लेते हैं उतने लोग ही मर जाते हैं, उतनी संख्या में लोग मर भी जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पे जो बर्थ रेट्स है वो काफ़ी हाई है, क्योंकि वहाँ पे डेथ रेट्स हाई है, जिसके कारण पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, वो ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है. नाउ विथ इम्प्रूविंग हेल्थ केयर, डेथ रेट्स
have fallen, but birth rates still remain high, leading to high growth rates. और ऐसे कई सारे कंट्रीज हैं जहाँ बर्थ रेट तो बढ़ ही रहा है, लेकिन डेथ रेट पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है, क्योंकि अब यहाँ पे मेडिसिन्स आ गए हैं, हेल्थ केयर आ गया है, इम्प्रूवमेंट हो गया है उन सब में, जिसके कारण अब डेथ रेट बहुत कम है. लेकिन डेथ रेट तो कम हो चुका है, बर्थ रेट इज़ स्टिल इंक्रीजिंग, जिसके कारण उन कंट्रीज़ में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो काफ़ी हाई है. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन से योर कंट्री इंडिया. Other than that, some countries are there also where the birth rate is low and the death rate is low, जहाँ पर दोनों ही बहुत कम है, बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट भी कम है, जिसके कारण वहाँ पे पॉपुलेशन बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही. वो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? एज लाइक यूनाइटेड किंगडम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ कंट्रीज. Next, you can see here in this world map the dark color where they are showing you the very high birth rate. तो जहाँ पर नेचुरल इंक्रीज बहुत ज़्यादा है, ये अफ्रीका के मेनली जो पोर्शंस हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं. इसके अलावा सम पोर्शंस वेयर हाई बर्थ रेट इज़ देयर बट नॉट वेरी हाई. इसके अलावा मॉडरेट, फिर लो, और जहाँ पर बिल्कुल भी बर्थ रेट ज़्यादा नहीं है, या फिर जहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो तेज़ी से नहीं बढ़ रहा. तो हमने क्या देखा इस मैप में, दैट सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हो रहा है. पॉपुलेशन कंपोजिशन. To understand the role of people as a resource, we need to know about their qualities. अगर हमें ये समझना है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ की जो लोग हैं वो एक रिसोर्स हैं, उसके लिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि पहला है उनका एज क्या है. अगर वो एज बहुत छोटे बच्चों का है या बहुत बड़ी ज़्यादा संख्या का है, जैसे 60 एबव का है, इट मीन्स वो डिपेंडेंट है, तो वो ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगी. बाकी जो यूथ एज है बिटवीन 18 to 20, 30, 40, 50 एज, तो वो वर्किंग कंडीशन में, इट मीन्स वो कंट्री ज़्यादा डेवलप करेगी. वहाँ पे लोग फीमेल ज़्यादा है या मेल ज़्यादा है वो भी डिपेंड करता है. लिटरेसी लेवल कैसा है वहाँ का, वहाँ की संख्या जो है, पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है या फिर नहीं है. हेल्थ कंडीशन कैसा है, वहाँ पे लोग ज़्यादा बीमार रहते हैं या फिर ज़्यादा हेल्दी रहते हैं. नेक्स्ट वी हैव ऑक्यूपेशन, वहाँ पे लोगों को नौकरी मिल रही है कि नहीं, या फिर वो सारे के सारे ऑलमोस्ट बेरोजगार हैं. एंड द लास्ट वन इज़ इनकम लेवल, वहाँ का इनकम लेवल क्या है, लोगों की सैलरी क्या है. So an interesting way to understand the population composition of a country is by looking at the population pyramid, also called an 8-6 pyramid. इसे 8-6 pyramid भी कहा जाता है. Mainly population pyramids are useful because they show, इसमें क्या क्या पता चलता है. अगर आप किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन पिरामिड देखते हैं तो आपको कौन से इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे. लेट्स सी. सो द फर्स्ट वन इज ट्रेंड्स इन द बर्थ रेट, डेथ रेट, infant mortality rate, and life expectancy. These trends can help a country to plan its future services. For example, more homes for the elderly if there is an aging population, or a fewer schools if there is a declining birth rate. So population pyramid is very useful to understand about any country. For example, if you are seeing this population pyramid, you can easily understand that how many females are taking birth, how many males are taking birth. तो वहाँ पे जो छोटे बच्चे जो जन्म ले रहे हैं उसमें लड़कियों की संख्या ज़्यादा है या फिर लड़कों की संख्या ज़्यादा है. नेक्स्ट यू कैन सी दैट फीमेल्स का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितना ज़्यादा है, मतलब 1 साल के बाद जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है वो कितना है. बच्चे जो जन्म ले रहे हैं उसके बाद 1 साल के अंदर वो लोग ज़्यादा मर जा रहे हैं या फिर ज़िंदा रह रहे हैं. नेक्स्ट यू कैन सी दिस कि लाइफ जो है वो आगे बढ़ती जा रही है. उसके बाद 85+, मतलब जब वो लोग बूढ़े हो जा रहे हैं तो उनका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज़्यादा है या कम है. एज लाइक हेयर यू कैन सी दिस फीमेल, वहाँ पे पिंक कलर ज़्यादा डार्क गया है और ज़्यादा लंबा है कंपेरेटिवली द मेल. इट मीन्स जो फीमेल की जो लाइफ संख्या है वो बहुत लंबी गई है, मतलब ज़्यादा बूढ़ी औरतें आपको देखने को मिलेंगी इस कंट्री में कंपेरेटिवली दी मेल. तो मेल जो है वो 85+ के अंतर्गत आते आते तक काफ़ी लोग मर जाते हैं, काफ़ी कम लोग ही जिंदा रहते हैं. तो आप किसी भी कंट्रीज़ को देख करके ये कह सकते हैं कि वहाँ का जो वर्किंग कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन मतलब जो एज ग्रुप है बिटवीन इन दिस 15 to 65, तो ये जो संख्या है वो ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा हैं. तो डिपेंडेंट रहने वाले लोग मतलब बिलो 15 और एबव
60, वहाँ की जो संख्या है वो बहुत ही कम है। इट मीन्स डिपेंडेंट संख्या जो है वो कम है और वर्किंग कंडीशंस के जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं। So easily you can understand about the population pyramids as like you can understand that how many people are migrating, कितने लोगों ने migrate कर लिया है दूसरे countries में. Next you can understand the portion of population who are economically active and the portion of are dependent upon them. तो कितने सारे लोग dependent हैं, कितने सारे लोग active हैं. So this is the graph of MEDC. It means more economically developed countries. तो वो सारे countries जो बहुत ही ज़्यादा developed हैं उनका जो population pyramid आपको देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा, जहाँ पे working condition के लोग ज़्यादा होंगे, development के लोग थोड़े कम हैं, जो कि dependent रहते हैं वो लोग कम हैं. दूसरा life expectancy भी इनकी 85+ से ज़्यादा रहती है. So like this, you while seeing this population pyramid you can understand कि ये किस countries का है, developed countries का है या फिर undeveloped countries का है. Next for comparison, here we have LEDC. It means less economically developed countries. Here you can see the left hand side where they are showing you about the male and the right hand side where they are showing you the female life expectancy. तो यहाँ पे comparatively MEDC के यहाँ पे जो population expectancy है लोगों का वो बहुत ही कम है, उतना ज़्यादा नहीं है. दूसरा यहाँ पे जो बर्थ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, बट लाइफ उसके बाद लोगों के डेथ होने की संख्या भी ज़्यादा है. तो वर्किंग कंडीशन के जो लोग हैं वो बहुत ही कम हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो वर्किंग पीपल है वो बहुत ही कम है. नेक्स्ट यू कैन सी कि ये जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है LEDC कंट्रीज़ का, लेस इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज़ का, वो एक ट्रायंगुलर शेप में जाता है. तो इन कंट्रीज़ में जो बर्थ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है और वैसे ही वहाँ का जो डेथ रेट है वो भी हाई रहता है. इसीलिए यहाँ का जो पॉपुलेशन जो है वो मेनली नेचुरल इंक्रीज रहता है, लेकिन जो वर्किंग कंडीशन के जो लोग हैं वो बहुत ही कम हैं. मींस द एज बिटवीन 15 to 60 का जो एज ग्रुप है वहाँ पे लोगों की संख्या कम है, वो इतने ज़्यादा वर्क नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण डिपेंडेंट लोगों की संख्या भी ज़्यादा है, जिस कारण ये कंट्री जो है वो लेस इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज़ है. पॉपुलेशन पिरामिड्स आर यूज्ड टू शो इन्फॉर्मेशन अबाउट द एज एंड जेंडर ऑफ पीपल इन अ स्पेसिफिक कंट्री. और ये पॉपुलेशन पिरामिड जो है वो जेंडर भी शो करती है, कितने फीमेल्स हैं कितने मेल्स हैं. एज आई टोल्ड यू, राइट हैंड साइड वो फीमेल्स को शो कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड दे आर शोइंग यू द मेल. It means boys. And this is the population pyramid of MEDC. It means कि LEDC का जो population pyramid था वो almost triangular shape में रहता है. Means जो less economically developed countries हैं और जो more economically developed countries हैं उनका जो population pyramid होता है वो कुछ इस तरह का. Thank you.